अस्सलाम वालेकुम डियर लर्नर्स, कैसे हैं आप? आज का लेक्चर बहुत अहम होने वाला है आप लोगों के लिए, क्योंकि मैं प्रैक्टिकल लेवल पे शुगर इंडस्ट्री की ट्रेनिंग्स लेके आया हूँ। अगर आप फ्रेशर हैं, कोई सेफ्टी सर्टिफिकेट किया हुआ है और आप किसी इंडस्ट्री को सर्व कर रहे हैं और एक्सपीरियंस ना होने की वजह से, प्रैक्टिकल नॉलेज ना होने की वजह से आप इंटरव्यू क्रैक नहीं कर पा रहे, या आप किसी और सेफ्टी फील्ड में है, किसी और इंडस्ट्री में है और शुगर इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं, तो शुगर इंडस्ट्री का डाटा चाहिए, या आप ऑलरेडी सेफ्टी ऑफिसर हैं, सेफ्टी सुपरवाइजर हैं, सेफ्टी लीड हैं, सेफ्टी इंजीनियर हैं, या असिस्टेंट मैनेजर सेफ्टी या मैनेजर सेफ्टी हैं, आपको अपना जो नॉलेज है उसे एक्सपैंड करना है शुगर इंडस्ट्री से रिलेटेड है ओवरऑल सेफ्टी, क्योंकि सेफ्टी ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल कॉमन होते हैं। आप अपने आप को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो ये ट्रेनिंग आपके लिए है। इस ट्रेनिंग के बाद आप फ्रेशर हैं तो आपको प्रैक्टिकल लेवल का नॉलेज समझ आ जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और अगर आप ऑलरेडी काम कर रहे हैं किसी इंडस्ट्री में तो आपकी हेल्थ एंड सेफ्टी जो पैरामीटर्स हैं, करैक्टर्स हैं, कंसेप्ट्स हैं, वो मज़ीद इम्प्रूव और बेहतर हो सकते हैं। शुगर इंडस्ट्री HSE ट्रेनिंग, हमारी ये ट्रेनिंग 3 पार्ट्स पर मुश्तमिल है। फर्स्ट पार्ट है प्रोसेस अंडरस्टैंडिंग। अब हम इन सबको ना स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले शुगर केन रिसेप्शन एंड वेइंग। सबसे पहले ये जो ट्रैक्स हैं इनमें शुगर केन आता है और शुगर केन को इसे जिसके ऊपर ये आ रहा है इसे कहते हैं वे ब्रिज। इस वे ब्रिज के ऊपर आते हैं तो इसका वेट हो जाता है, जितना टोटल वेट होता है उसमें से ट्रक का वेट निकाल देते हैं, तो जिसकी वजह से हमें पता चल जाता है कि इतना गन्ना आया है, इसको इतने पैसे दे दो। सेकंड फिर ये पहुंच जाते हैं श्रेडर्स में, चॉपर्स में। अब श्रेडर्स और चॉपर क्या हैं? ये जो फर्स्ट ब्लू में देख रहे हैं ये चॉपर्स हैं। चॉपर्स का काम ये है कि इसके अंदर ना रोटेटिंग वाइव्स लगी होती हैं जो ये शुगर केन है उस पर बार बार लगती हैं और वो उसे छोटे छोटे पीसेस में तकसीम कर देती हैं। फिर उसके बाद चॉपिंग के बाद ये श्रेडर्स में चला जाता है। श्रेडर में हैमर होता है, वो इन पे बार बार लगता है जिसकी वजह से इसका जो रस है वो निकलता है। श्रेडर से जो आए आपके पास कटे हुए गन्ने शुगर केन, वो इसके अंदर डाले जाते हैं। ये जो रोल्स हैं, रोल उसे प्रेस करते हैं और यहाँ से एक्चुअल जूस निकलता है। इसी तरह डिफ्यूज़र में भी यही तरीक़ाकार होता है, वहाँ भी जूस निकलता है यहाँ, लेकिन यहाँ इसका प्रोसेस डिफरेंट है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है जूस क्लैरिफिकेशन। अब जूस निकल गया है, अब इन मिलिंग से, इस मिल से, इस डिफ्यूज़र से, अब लेकिन उसमें सस्पेंडेड सॉलिड्स हैं, मतलब उसके जो गन्ने के छिलके हैं वो आ चुके हैं। अब हम उन्हें रिमूव करते हैं। उनके लिए हम पहली दफ़ा यहाँ केमिकल्स यूज़ कर रहे हैं। फिर है फिल्ट्रेशन। अब जो भी आपको जूस हासिल हो चुका है उसमें अभी भी मड है, तो आपने मड को रिमूव करना है। मड को रिमूव करने के लिए मोस्टली 2 चीज़ें यूज़ होती हैं। एक है वैक्यूम फिल्टर्स, ये जो फर्स्ट देख रहे हैं ये वैक्यूम फिल्टर्स है। दूसरा है बेल्ट प्रेस फिल्टर। उसके बाद हम एवेपोरेटर्स यूज़ करते हैं। एवेपोरेटर्स एक इस तरह का सेटअप होता है, इसके अंदर आप जो प्रोडक्ट बना है फिल्ट्रेशन के बाद, मड रिमूवल के बाद आप यहाँ डाल देते हैं, फिर आप स्टीम यूज़ करते हैं और इसे गाढ़ा करते हैं। ये एवेपोरेशन का प्रोसीजर है। जो भी जूस है उसको वो गाढ़ा कर देता है, क्योंकि हमने उस जूस को कुछ नहीं करना, हमने उससे शुगर बनानी है। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आ जाता है क्रिस्टलाइजेशन। अब क्रिस्टलाइजेशन यूँ है, अब यहाँ शुगर बनने वाली है, लेकिन ये लास्ट स्टेप है। अभी तक जो आपके पास प्रोडक्ट आया है वो सिरप है, यानी कि वो लिक्विड, गाढ़ा तो है लेकिन लिक्विड फॉर्म में। अभी तक आपको क्रिस्टल फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में जो शुगर पार्टिकल है वो नहीं मिली। आपको क्रिस्टलाइजेशन पे वो चीज़ मिलने वाली है। अब ये जो क्रिस्टलाइजेशन होते हैं ये वैक्यूम पंप होते हैं। इसमें भी सिंपल प्रोसेस है, एवेपोरेटर के तौर पे ये काम कर रहा होता है। यहाँ आपके क्रिस्टल बनते हैं, शुगर क्रिस्टल बनते हैं, लेकिन अभी वो नरम हैं, उनमें नमी है, और साथ ही मोलासिस भी बनता है। अब क्रिस्टल, शुगर क्रिस्टल और मोलासिस इकट्ठे हैं, लेकिन हमें अब फिर मोलासिस, फिर अलग इसके एप्लीकेशंस हैं, हमें तो शुगर सेपरेट करनी है। तो उसके लिए हम क्या करें? हम तो बड़ी मुसीबत में आ गए हैं।
जो शुगर क्रिस्टल है उसे सेपरेट करने के लिए हम सेंट्रीफ्यूगेशन यूज़ करते हैं। बड़े बड़े कमरे जितने सेंट्रीफ्यूगल होते हैं ये इस सेंट्रीफ्यूगेशन के प्रोसेस पे काम करते हैं। यहाँ जो डेंसिटी के बेस पे जो लोअर और हायर वेट की चीज़ें हैं वो सेपरेट हो जाते हैं। यहाँ आपके जो मोलासिस था उससे शुगर क्रिस्टल सेपरेट हो जाते हैं और ये बैच प्रोसेस भी हो सकता है और कंटिन्यूअस प्रोसेस भी हो सकता है। फिर उसके बाद शुगर बन गई, लेकिन अब उसमें नमी है, उसकी शक्ल डिफॉर्म हो सकती है, तो हमने उसे पहले तो ड्राई करना है। मोलासिस से निकली है तो ड्राई करेंगे। ड्राई के हम सबसे करते हैं फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर्स में। फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर नाम से ही देखें, ड्रायर्स, ये ड्रायर कर देते हैं और इसमें ये फ्लूइडाइज्ड बेड होता है। इंटरेस्टेड हैं प्रोसेस के तो इसकी आप एक आधी वीडियो देख लें। फिर फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर में ये ड्राई हो जाता है। फिर हम उसे या रोटरी शुगर ड्रायर्स में भी कर सकते हैं। यह हम शुगर डाल देते हैं। ये जो ओपन जगह देख रहे हैं यहाँ से हम हॉट एयर भेजते हैं। हॉट एयर यहाँ आके पहुँचती है जिसकी वजह से जो शुगर क्रिस्टल्स हैं वो ज़्यादा हार्ड हो जाते हैं, मतलब ड्राई हो जाते हैं। लेकिन अब शुगर इतना ड्राई हो चुका है कि हम इतना ड्राई भी नहीं चाहिए, वो मेल्ट भी हो सकता है, वो ख़राब हो सकता है। उसके बाद हम ड्रायर्स के बाद हम कूलर्स में भेजते हैं, शुगर कूलर्स हैं। हम ठंडी हवा मॉइस्चर फ्री भेजते हैं जिसकी वजह से जो शुगर पार्टिकल्स हैं वो कूल हो जाते हैं और वो अब तैयार है। इस फेज पे आपकी शुगर आके प्रिपरेशन हो गई है। अब उसके बाद आ जाता है पैकेजिंग। अब आपने करनी है पैकेजिंग। ये जो आप मशीन देख रही हैं ये पैकेजिंग मशीन है। यहाँ से आप शुगर डालेंगे, ऊपर से ये सारा ऑटोमेटिक सिस्टम है, यहाँ से सारी चीज़ें लगी हुई हैं और लगने की वजह से यहाँ सारी ऑटोमेटिक पैकिंग हो जाती है। ऑटोमेटिक पैकिंग है, कुछ मैनुअल पैकिंग्स भी होती हैं, वो सारी प्रोसेस पे डिपेंड होते हैं। यहाँ भी स्टोरी एंड नहीं हुई। फिर हम जब से सारा प्रोसेस हो जाता है शुगर का, अब हमने शुगर वहीं इंडस्ट्री में तो नहीं रखनी, हमने आगे बेचनी है रिटेल मार्केट में, तो हम उसे डिस्चार्ज करते हैं। ये है जो आप चीज़ देख रहे हैं, इसे कहते हैं पैलेटाइजिंग इक्विपमेंट। ये खुद ब खुद पैलेट बना देता है और फिर वो आगे डिलीवर हो जाते हैं। ये जो चीज़ देख रहे हैं फोक लिफ्ट है, ये बहुत कॉमन है इंडस्ट्रीज़ में। ये जो आप चीज़ देख रहे हैं इसे स्टोरेज रैक्स कहते हैं। स्टोरेज रूम में ये रैक्स हैं, इनके ऊपर हम चीज़ें रख के स्टोर करते हैं। और ये जो आप चीज़ देख रहे हैं इसे कहते हैं सिलोज। सिलोज क्या होते हैं? ये भी स्टोर करने के लिए होता है जब आपके पास कोई प्रोडक्ट बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर इस केस में हमारे पास शुगर बनी है तो शुगर को हम यहाँ डाल देते हैं और यहाँ हम इसे स्टोर कर लेते हैं। अगर आपको लगता है कि आपकी शुगर की इंडस्ट्री कंप्लीट हो गई है तो मैं आपको क्या कह सकता हूँ, अभी तो इब्तिदा है। जितना हम अंदर जाएंगे उतना ही हम फंसते जाएंगे। अब देखें, आप हेल्थ एंड सेफ्टी रिप्रेजेंटेटिव हैं, सुपरवाइज़र हैं, मैनेजर हैं, असिस्टर हैं, EHS हैं, कुछ भी हैं। आपको जब एक एरिया दिया जाता है तो आपने उस एरिया में मौजूद हैज़र्ड्स को आइडेंटिफाई करना है। सिर्फ पहले आइडेंटिफाई करना है, आइडेंटिफाई के बाद उसे कंट्रोल करना है और एमरजेंसी सिचुएशन में क्या हो सकता है आपने वो भी देखना है। अब जो आपने सारे स्टेप्स पढ़े हैं उन्हें स्टेप बाय स्टेप मैं आपके साथ ये सारी चीज़ें शेयर करने लगा हूँ, क्योंकि बात ये है, इस पर मुझे बहुत मेहनत लगी है जो आप देख रहे हैं। फर्स्ट स्टेप था शुगर केन और रिसेप्शन। इसमें अब जो फिज़िकल हैज़र्ड्स हैं वो क्या हैं? जब आप काम कर रहे हैं, कन्वेयर्स काम कर रहे हैं, सबसे पहले हम इस ट्रक को देखते हैं। ये तो क्लीन है, लेकिन जब अनलोडिंग हो रही होती है, काफ़ी ट्रक लगे होते हैं शुगर फैक्ट्री के बाहर, बारी बारी आ रहे होते हैं और यहाँ लोग होते हैं लोड अनलोड कर रहे होते हैं। गाड़ियों की मूवमेंट्स बहुत ज़्यादा होती है जिस वजह से वो गाड़ियाँ आपस में लग सकती हैं, मज़दूरों पे चढ़ सकती हैं और ये मुख्तलिफ इशू हो सकता है। फॉल फ्राम हाइट, जब हम अनलोडिंग कर रहे होते हैं तो यहाँ वर्कर फॉल हाइट पे काम कर रहा होता है, मतलब ऊपर से काम कर रहे होते हैं, गन्नों को नीचे फेंक रहे होते हैं, तो वो एक इशू है। थर्ड है मैनुअल हैंडलिंग की चीज़। जब आप गन्ना उठा रहे हैं शुगर केन तो आप मैनुअल हैंडलिंग कर रहे होते हैं, वज़न ज़्यादा होता है और उसके अलावा वो गन्ना आपको किसी भी जगह लग सकता है, इंजरी कर सकता है। और जो एक डोमिनेंट इफेक्ट है जो हर इंडस्ट्री में ही होता है जब मशीन और ऑपरेशन जो नाइस भी है। फिर हम मैकेनिकल, एर्गोनॉमिक और बायोलॉजिकल हैज़र्ड्स देखते हैं। अब ये जो आप इक्विपमेंट देख रहे हैं मूव कर रहा है, जो भी इस तरह का इक्विपमेंट्स होता है उनमें इंटेंगलमेंट का इशू होता है कि आपका कोई जिस्म आ सकता है, गन्ना जिस तरह ऊपर जा रहा है लेबर भी इस तरह ऊपर जाएगा, उड़ी उड़ी जावा हवा दे नाल।
फिर क्रश इंजरीज हैं, क्रशिंग हो सकती है, आपका हाथ किस चीज़ में क्रश हो सकता है, ऑकवर्ड पोस्चर्स हैं, मतलब बार बार जो लोडिंग अनलोडिंग कर रहे हैं, जिन्होंने इतना वज़न उठाया हुआ है, तो उनको सेम पोस्चर में काम करने की वजह से उनको भी इशू होता है। फिर है इन्फेस्टेशन, वेक्टर इन्फेस्टेशन। अब ये क्या चीज़ है? बेसिकली आप फर्स्ट स्टेप में आपने शुगर केन मंगवाया और यहाँ साथ ही रख दिया, अब यहाँ इन्फेक्शन हो सकता है, पेस्ट आ सकते हैं, इसे कहते हैं वेस्ट इन्फेस्टेशन। ये हैजर्ड है, यही हैजर्ड ख़त्म नहीं हुआ। आप देखें हैजर्ड की कितनी बड़ी यहाँ कैटेगरी आ रही है। फिर ऑयल और फ्यूल स्पिल हो सकते हैं। अब ये गाड़ी आई है, ये आपस में टकराते हैं तो इसका ऑयल और फ्यूल स्पिल हो सकता है। ये पहले से आ रही थी, वहाँ इसका ऑयल और फ्यूल मतलब इंजन वीक था। डस्ट जनरेशन, शुगर इंडस्ट्री में जो बहुत बड़ा इशू है वो डस्ट जनरेशन है, चाहे बगास की हो चाहे आपकी शुगर की हो, क्योंकि डस्ट जनरेशन एक ऐसी चीज़ है कि ऐसे आग पकड़ती है कि 1 सेकंड में एक्सप्लोजन हो जाता है और इंडस्ट्रियाँ ख़त्म। तो आगे डिस्कस करेंगे। एयर एमिशन। अब आपने सोचा कि गाड़ियाँ आई हैं, यहाँ कौन से एयर एमिशन हो गया, गन्ने आ गए, यहाँ कौन से एयर एमिशन हो गया? बिल्कुल गए। जो ये गाड़ियाँ हैं इनका डीजल एग्जॉस्ट है। डीजल एग्जॉस्ट क्या है? धुआं नहीं है, वो एयर एमिशन है। उसके अलावा फायर रिस्क शुगर इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा होता है। ये डेब्रीज होती हैं या इलेक्ट्रिकल हार्ड सरफेस है। क्या आपने सोचा था कि एक जहाँ सिर्फ एक अनलोडिंग हुई है, ट्रक आया है या कन्वेयर्स हैं, वहाँ इतने हैजर्ड हो सकते हैं? खैर, हम फर्स्ट में हैज आइडेंटिफाई करना है, फिर उसके बाद हमने कंट्रोल मेजर्स करना है। अब कंट्रोल मेजर्स में आप बुलार्ड्स लगा सकते हैं, मतलब उस साइड पे मिरर लगा सकते हैं, स्पीड बम्प्स लगा सकते हैं। अब ये सारी चीज़ें क्यों हैं? ताकि पता चले जितने भी ट्रक हैं या लोग आसपास हैं कि गाड़ियाँ आ रही हैं, उनकी स्पीड को कंट्रोल किया। जैसे कि वेट ब्रिज से हम वेट करते हैं और अनलोडिंग एरिया भी हम महसूस करेंगे, ऐसे नहीं जहाँ ट्रक आएगा वहीं चीज़ लगा के चला जाएगा। सेकंड, प्रॉपर वेंटिलेशन और डस्ट एक्सट्रैक्शन यूनिट होना चाहिए। ऐसी डिवाइसेस इक्विपमेंट्स होते हैं जो डस्ट पैदा हो रही होते हैं ना, उससे ले लेते हैं, उसे अपने पास एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो डस्ट एक्सट्रैक्शन होनी चाहिए, प्रॉपर वेंटिलेशन होनी चाहिए। अब जो नॉइस है, नॉइस एक्वेस्टिक इंसुलेशंस होनी चाहिए जहाँ से नॉइस प्रोड्यूस हो रहा है। फॉर एग्जांपल जो कन्वेयर्स हैं वो अगर चल रहे हैं, उनकी मशीन ख़राब है, उसके साथ हम एक्वेस्टिक इंसुलेशन लगाएंगे ताकि उनका नॉइस रिड्यूस हो जाए। और अहम चीज़, जितनी भी मशीन्स होती हैं हम उन्हें गार्ड लाजमी करते हैं, मतलब एक ऐसा प्रोटेक्टिव लॉकिंग कर देते हैं, कोई चीज़ लगा देते हैं कि जिसकी वजह से डायरेक्ट इंटेंगलमेंट ना हो, पर्सन उसमें ना लगे। सबसे पहले हम देखते हैं इंजीनियरिंग कंट्रोल, उसके बाद देखते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल। एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल का मतलब है कि लोगों के काम करने के तरीके को इस तरह से चेंज करना कि एक्सीडेंट, इंजरीज ना हो। देखें, सबसे पहले गाड़ी हैं तो आपने ट्रैफिक मैनेजमेंट प्लान बनाना है। वन वे हो, यानी कि एक जो गाड़ियां आ रही हैं अनलोडिंग के लिए शुगर केन के साथ, तो इस रास्ते पे आएंगे और इस रास्ते पे जाएंगे। आपने व्हीकल्स को ऑपरेशन में लेने के लिए उनकी प्री ऑपरेशन इंस्पेक्शंस करनी है, काम से पहले इंस्पेक्शंस करनी है। आपने जॉब रोटेशन देनी है वर्कर को ताकि इर्गोनॉमिक इश्यूज ना हो, स्ट्रेस स्ट्रेन वगैरह ना हो। फिर आपने एक और इशू देखा था कि वहाँ पेस्ट अटैक हो सकता है, तो उसके लिए हम पेस्ट कंट्रोल यूज़ कर सकते हैं, केमिकल्स यूज़ करते हैं। और अहम चीज़, हम हाउस कीपिंग करते हैं। और हम एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में हम लोगों को अवेयर इस तरह से करते हैं, हम साइन वगैरह लगा देते हैं, पोस्टर लगा देते हैं। जिस टाइम्स में बहुत ज़्यादा रश है और गाड़ियाँ आ रही हैं, तो हम उस टाइम में कंजेशन काम को थोड़ा कम कर देते हैं ताकि काम कम होगा, अनलोडिंग लोडिंग कम होगी तो ज़्यादा इफेक्टिव होगा। लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस थी PPE, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। आप देखें यहाँ आपको कौन से इक्विपमेंट्स की ज़रूरत है। आप जब शुगर केन लोड अनलोड कर रहे हैं तो ऊपर से कोई चीज़ गिर सकती है, तो आपको सेफ्टी हेलमेट की ज़रूरत है। गाड़ियाँ आ रही हैं, आप में लग सकती हैं ड्राइवर, तो आपको हाई विजिबिलिटी वेस्ट की ज़रूरत है ताकि दूर से नज़र आ जाएं। आपको एंटी एब्रेशन, एंटी रेजिस्टिव ग्लव्स की ज़रूरत है ताकि आपके हाथ को कटिंग ना हो। और सेफ स्टील टॉयश बूट्स की ज़रूरत है, ताकि जो आपका पाँव है वो ज़ख्मी ना हो। उसके अलावा डस्ट जनरेशन है तो आपको डस्ट मास्क की ज़रूरत है। और आपको हेयरिंग प्रोटेक्शन की भी ज़रूरत है, क्योंकि हमने देखा है कि वहाँ नॉइस जनरेटिंग एक्टिविटीज़ है। स्टोरी यहाँ ख़त्म नहीं होती। अब इन्वायरमेंटल मेजर्स भी आपको करनी पड़ेंगे।
देखिए, जो हमने देखा, जो गाड़ियाँ आ रही हैं उसमें जो डीज़ल है वो लीक हो सकता है, तो हमें स्पिल किट्स चाहिए, ड्रिप ट्रेस चाहिए, दोनों हैं जो हम लीकेज जहाँ हो रही है उसके नीचे रख के हम लीकेज को, केमिकल लीकेज को, पेट्रोल लीकेज को हम सेव कर लेते हैं। हमें वेस्ट मैनेजमेंट प्लान चाहिए, जब केन को क्रश करते हैं जो रेसिड्यू रह जाता है उसे आप वहीं तो नहीं रखेंगे, उसे आप सेपरेट करेंगे। और सप्रेस सिस्टम भी आपको चाहिए। क्या काफ़ी है? नहीं, अभी भी काफ़ी नहीं है। फिर है इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस। फॉर एग्जांपल, अगर इमरजेंसी हो जाती है शुगर इंडस्ट्री पे तो फिर आप क्या करेंगे? सबसे पहले अगर आग लगती है तो आसपास फायर एक्सटिंग्विशर होने चाहिए लोडिंग अनलोडिंग जोन में। दूसरा, अगर इमरजेंसी होती है आग की तो इमरजेंसी एग्जिट और असेंबली पॉइंट्स होने चाहिए, साइने से बताया जाना चाहिए ये आपका रास्ता है और आपने इस तरह जाना है। उन्हें ट्रेनिंग पहले दी जा चुकी होनी चाहिए कि आपने ऐसा करना है। फिर तो यहाँ भी ख़त्म नहीं हो गया, आपने जो फर्स्ट एडर हैं उन्हें ट्रेन करना है और उन्हें आपने सिखाना है कि सीपीआर किस तरह होती है और आपने फर्स्ट इस सिचुएशन को किस तरह हैंडल करना है। तो मेरे दोस्तों, भाइयों, बुजुर्गों, ये फर्स्ट स्टेप था। अब आपको समझ आई जो हमारा थ्योरेटिकल नॉलेज है वो कितना लिमिटेड है, और जब हम जिस इंडस्ट्री में काम करना चाहते हैं तो हमें उन्हें हैज़र्ड्स क्यों पता होने चाहिए। सिर्फ हैज़र्ड्स पता होने पे काम नहीं चलेगा, हैज़र्ड पता हो फिर हमें कंट्रोल मेजर्स भी पता हो। सेकंड यूनिट है क्रेन प्रिपरेशन एंड चॉपर्स। आप देखें, यहाँ जूस बनेगा, ये सारी चीज़ें इलेक्ट्रिकल के साथ चल रही हैं तो यहाँ भी करंट आएगा, और यहाँ ग्राइंडिंग हो रही है, यहाँ हम गार्डिंग करेंगे कि डायरेक्ट इसके साथ हम इंटेगलमेंट ना हो और हमें इश्यू ना हो। ये इंजीनियरिंग 2-3 कंट्रोल बताएं, लेकिन स्टोरी बहुत है। लेट्स स्टार्ट माय फ्रेंड। अब हम हैज़र्ड्स देख रहे हैं चॉपिंग और श्रेडर के। सबसे पहले इंटेंगलमेंट, जिसम का कोई हिस्सा उसमें आ सकता है क्योंकि वो ओपन है। क्रशर आपको दिखा है। फिर क्रशिंग और शेयरिंग इंजरीज, ये आपस में रगड़ के इंजरीज या क्रश हो जाना, हाथ अंदर जाना। अब देखिए, गार्डिंग इसके लिए ज़रूरी है। जो रोटेटिंग नाइफ्स हैं, अगर ब्लेड फेलियर हो जाता है, वो ब्लेड्स रोटेट होते हैं और आगे जा किसी को लगते हैं क्योंकि हैमर्स हैं, बहुत प्रेशर के साथ काम कर होते हैं, रोटेटिंग नाइफ्स होती हैं। फिर इलेक्ट्रिक शॉक लग सकते हैं क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी के साथ काम हो रहा है। फायर हो सकती है, लोटो फेलियर हो सकता है, लॉक आउट, टैग आउट, और कोई भी काम करने से पहले। और चॉपर और श्रेडर, नाइस तो है ही, मैंने आपसे कहा है नाइस हर जगह है। अब नाइस के बाद नेक्स्ट इश्यूज क्या हो सकते हैं? रिपीटेटिव मोशंस हैं, बिल्कुल है। लेबर्स अटैच है, बार बार लोड अनलोड कर रहे हैं। वाइब्रेशन है, वाइब्रेशन तो एक बहुत बड़ा ख़तरे का पेश खैमा फॉरवर्ड हो सकती है, तो इसलिए हम इसके वाइब्रेशंस को मॉनिटर करते हैं। डस्ट एक्सप्लोजन हो सकते हैं, डस्ट तो बहुत है क्योंकि बगास बन रहा है। और ऑयल और ग्रीस स्पिलेज हो सकती है, तो ये सारे हैजर्ड्स हैं। फिर हम देखेंगे कंट्रोल मेजर्स वो क्या हैं। सबसे पहले इंजीनियरिंग कंट्रोल। इंजीनियरिंग कंट्रोल में आप अपने सिस्टम को इतना इफेक्टिव, इतना एफिशिएंट बनाते हैं कि एक्सीडेंट ना हो, मशीन्स को एडवांस कर देते हैं, एडवांस टेक्नोलॉजी, सेफ सिस्टम्स यूज़ करते हैं। अब इंजीनियरिंग कंट्रोल चॉपर और श्रेडर्स पे हम देखते हैं। सबसे पहले आप गार्ड्स लगाएं कि फिर आप इंटरलॉक्स कर सकते हैं। इंटरलॉक्स ये होता है कि जब भी प्रोसेस वेरिएशंस आए या जो वर्कर है वो अंदर आने लगे, उन इंजरीज मतलब उन मशीन्स के दरमियान, वो खुद ब खुद डिस्कनेक्ट हो जाती हैं और वर्कर्स को कुछ नहीं होता। जो एक और अहम चीज़ होती है, वो जितनी भी मशीन्स हैं उनके साथ एक इमरजेंसी बटन लगा होता है। ये जो स्टॉप बटन है, जैसे ही कोई वर्कर अंदर आता है तो साथ वाला या खुद उसका हाथ चला जाए, स्टॉप बटन दबा दे, या साथ वाला जैसे देखते हैं स्टॉप बटन दबाता है मशीन वहीं रुक जाता है। जितना डैमेज हुआ होता है बस उतना ही होता है, ज़्यादा नुकसान नहीं होता। देखिए, जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं जहाँ डस्ट जनरेशन हो रही है, फ्यूम जनरेशन हो रहे हैं, हम वहाँ लोकल एग्जॉस्ट वेंटिलेशन सिस्टम इंट्रोड्यूस करते हैं। हम नॉइस डैम्पर यूज़ करते हैं या एक्वेस्टिक पैनल या इनक्लोजर, ये सारी एक चीज़ें। इनका काम यही है कि जिस मशीन के ऊपर आप लगा देंगे उसका जो नॉइस है वो रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि नॉइस हेयरिंग नॉइस इंड्यूस प्रॉब्लम्स होती हैं। फिर मैंने आपको बताया था जो वाइब्रेशन है वो भी बहुत इश्यू है, तो हम एंटी वाइब्रेशन माउंट्स यूज़ करते हैं, और उसके अलावा हम शॉक एब्जॉर्बिंग प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं कि शॉक को इम्प्रूव कर सकें। इंजीनियरिंग कंट्रोल के बाद हम एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल्स करते हैं, और वो क्या हैं?
देखें, एक तो सिंपल सा है, जब भी एडमिनिस्ट्रेटर कंट्रोल करना है, आँखें बंद के करके कह सकते हैं कि हमने एसओपी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर यूज़ करना है। आप कर सकते हैं कि हमने साइन यूज़ करने हैं। आप कह सकते हैं कि हमने ट्रेनिंग यूज़ करनी है, हमने एरियाज़ को बैरिकेड करना है। आप कह सकते हैं कि हमने ये अब इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस से एनर्जी इनमें आ चुकी थी, तो हमने लॉक आउट टैग आउट प्रोसीजर करना है। लॉक आउट टैग आउट कर देंगे, इक्विपमेंट को बंद कर देंगे, फिर हम उसके बाद जो प्रोसेस करना होगा वो करेंगे, मतलब मेंटेन करेंगे। अब फायर और इन्वायरमेंटल कंट्रोल्स भी देखते हैं। देखें, जहाँ डस्ट बहुत ज़्यादा हो, अब डस्ट का मसला क्या है? अब डस्ट तो है, वो फ्यूल है। अब इतनी मशीनरी है, अब जो मशीनरी है वो बार बार रनिंग की वजह से वो हीट हो चुकी होती है। डस्ट फ्यूल है, उस मशीनरी से जब वो हीट लेती है तो उसे आग लग जाता है, क्योंकि ऑक्सीजन तो है। तो जहाँ आग लगने के चांसेस ज़्यादा हों, जहाँ डस्ट लेवल ज़्यादा हो, तो हम एटेक्स रेटेड इक्विपमेंट यूज़ करते हैं। मतलब कोई मोटर, कोई मशीन इक्विपमेंट यूज़ करना है वो एटेक्स रेटेड हो। इसका क्या फ़ायदा है? ये इक्विपमेंट एक्चुअली एक्सप्लोजर नहीं होने देते। इनकी जो हीट होती है ये डस्ट तक नहीं पहुंचने देते। फिर है, हम फायर एक्सटिंग्विशर यूज़ करेंगे, डस्ट सप्रेशन सिस्टम यूज़ करेंगे श्रेडर से, और डस्ट सप्रेशन सिस्टम डस्ट को जो सप्रेस करना है, काम करना है, इसमें बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजीज़ हैं। लेकिन ये मैं जब सेपरेट वीडियोस बनाऊंगा एक हर कंट्रोल पे, डिप्रेस सिस्टम पढ़ा, तो उनमें ये सारी चीज़ें समझाऊंगा। फिर स्पिल कंटेनमेंट, देखें इन्वायरमेंट आ गया। इन्वायरमेंट जहाँ आपने स्पिल कंटेनमेंट की बात करनी है तो आपने स्पिल कंटेनमेंट की बात करनी है, और वेस्ट कलेक्शन बीन्स भी होने चाहिए। लास्ट स्टेप आपको पता है कि पीपीज होने चाहिए। अब आपको क्या चाहिए? अब जो आपको पीपी चाहिए, कट रेजिस्टेंट होने चाहिए, आपको हेयरिंग प्रोटेक्शन चाहिए, आपको फेस शील्ड चाहिए, आपको डस्ट मास्क चाहिए, रेस्पिरेटर्स चाहिए, और आपको प्रोटेक्टिव क्लोथिंग चाहिए। ये बहुत अहम है। हम अक्सर देखते हैं जो वर्कर हैं काम करने के दौरान मशीन में आ जाते हैं उनके लूज़ क्लोथिंग की वजह से, तो आपने प्रोटेक्टिव क्लोथिंग यूज़ करनी है ताकि वो अंदर ना आए। जो थर्ड स्टेप है वो है जूस एक्सट्रैक्शन, या इसे मिलिंग प्रोसेस कहते हैं, या डिफ्यूजन प्रोसेस कहते हैं। ये जो आप देख रहे हैं बेसिकली ये एक मिल है। ये एक नहीं होती है, सीरीज़ में 3 से 5 मिल्स होती हैं। मतलब इनकी एफिशिएंसी पे है, क्वालिटी पे है, कितना जूस एक्सट्रैक्ट करना है। अब 3 से 5 मिल हैं तो इसलिए इकट्ठे आपस में कनेक्टेड हैं, इन्हें कहते हैं टेंडम मिल्स। ये क्या करते हैं, जब शुगर इनके अंदर डाला जाता है रोल्स के दरमियान, उनको ऊपर इतना प्रेस करती हैं कि जूस भी निकल आता है। उसका जितना जूस होता है वो निकल जाता है। ये तो है मिल। इसके अलावा हम डिफ्यूज़र्स भी यूज़ करते हैं। अब मिला आपने देख लिया, अब इसके हैज़र्ड्स देखने हैं मेरे दोस्त, क्या हैं। सबसे पहले क्रशिंग हो सकती है, इंटेंगलमेंट हो सकती है, बॉडी शेयरिंग हो सकती है, स्टीम बर्न हो सकते हैं। आप स्टीम भी यहाँ यूज़ कर रहे होते हैं। अब देखें ये इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस हैं, तो यहाँ आपको इलेक्ट्रिक करंट भी लग सकता है। अब इस चीज़ पे किसी का ध्यान नहीं होता, कोई पीपी वो पहनी नहीं होती, तो क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट से चल रही है, तो यहाँ नॉइस भी है और फटीग और वाइब्रेशन तो है ही है। फिर है केमिकल, बायोलॉजिकल, इन्वायरमेंट, फायर, कन्फाइंड स्पेस इश्यूज। देखें जो जूस स्पिलेज है, अब देखें जो हम शुगर हमने केन इंट्रोड्यूस किया, मिल में जूस निकला। अब जूस अगर लीक हो जाता है, नीचे गिर जाता है, तो लीकेज हो गई, बैक्टीरिया उसमें पैदा हो सकते हैं। और बगास है तो डस्ट प्रोड्यूस हो सकती है, डस्ट ग्रीस फायर प्रोड्यूस हो सकती है। और ऐसा जो डिफ्यूज़र टनल्स हैं जहाँ डिफ्यूज़ हो रहे होते हैं, वहाँ इस तरह की एक्टिविटी है कि ऑक्सीजन कम हो सकती है। अब इस इन्वायरमेंट में कंट्रोल मेजर्स क्या हैं? सबसे पहले इंजीनियरिंग कंट्रोल। हम इंटरलॉक करते हैं, हम ऑटोमेटिक शट ऑफ सिस्टम यूज़ करते हैं, या एमरजेंसी पुल कॉर्ड। जो मैंने एमरजेंसी बटन बताया था, यहाँ उसका जो काम कर रहा है वो एमरजेंसी पुल कॉर्ड। आपकी मर्जी है क्या आपकी स्पेसिफिकेशन है, पुल कॉर्ड्स लेना है, एमरजेंसी बटन लेना है, सबका सेम काम है। ऑटोमेटिक शट ऑफ सिस्टम इस तरह से एडवांस है। अगर एक शुगर केन के लिए बना हुआ है, अगर उसमें हाथ जाने लगेगा, उसके जो सेंसर है वो फाइंड आउट कर लेंगे ये गन्ना नहीं, ये ह्यूमन बॉडी पार्ट्स है, वो मशीन वहीं रुक जाती है। डस्ट कलेक्शन सिस्टम हो, लोकल एग्जॉस्ट वेंटिलेशन हो, जो नाइसिक इक्विपमेंट हो, उन्हें आप इंक्लूजन कर दें। और देखें यहाँ हमने एक चीज़ पढ़ी थी कि जो लिक्विड है वो नीचे आ रहा है फ्लोर पे, तो यहाँ आप
ना स्लिप फ्लोरिंग यूज़ कर सकते हैं या एंटी स्लिप फ्लोरिंग यूज़ कर सकते हैं। ये मैट्स होते हैं जिससे आपके स्लिप होने का चांसेस कम है। फिर है एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल। आपने कोई भी काम करना है तो जॉब सेफ्टी एनालिसिस करना है। कोई मतलब इस तरह की एक्टिविटी है जिसमें हैजर्ड्स हैं तो आपने परमिट टू वर्क करना है। आपने इलेक्ट्रिकल या किसी भी एनर्जी से काम कर रहे हैं, मेंटेनेंस करनी है तो आप लोटो कर दें। आपके पास चेंज रोलर जो गियर्स हैं वो प्रॉपर मेंटेन हो, जो एक जगह से दूसरी जगह आपका ये जो गुड्स कैरिंग आफ्टर प्रोसेसिंग लेके जा रहे हैं। उसके अलावा ट्रैफिक मैनेजमेंट होनी चाहिए, पर्सनल सेग्रीगेशन होनी चाहिए। मतलब ये चीज़ें आप बार बार पढ़ रहे हैं। फिर कंट्रोल मेजर्स क्या है, क्लास ए और सी फायर होने चाहिए। क्लास ए मतलब हार्ड मटेरियल्स के लिए होती है और जो सी फायर है वो आपकी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स के लिए होती है। यहाँ आप देखें कि हमने पढ़ा था डस्ट एक्सप्लोसिव है, आग लग सकती है। तो यहाँ हम एमरजेंसी कंट्रोल में एक चीज़ पढ़ रहे हैं, फ्लेम प्रूफ लाइटिंग। ये जो लाइट होती है सिंपल हम घरों में यूज़ कर रहे थे, गाड़ियों की लाइट होती है, इससे भी आग लग जाती है। तो हमने फ्लेम प्रूफ लाइटिंग यूज़ करनी है इंडस्ट्री में। ऐसी लाइटिंग जो डस्ट को हीट ना करे और उसको फायर हैजर्ड में कन्वर्ट ना करे। तो फ्लेम प्रूफ लाइटिंग हम यूज़ करेंगे फायर एमरजेंसी सिचुएशन के लिए। हम ड्रिलिंग्स करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं और कन्फाइंड स्पेस रिस्क्यू ट्रेनिंग भी देते हैं कि अगर ऐसा हो जाए तो आपने क्या करना है। लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस पीपीईज है। तो हार्ड हैट यूज़ करेंगे, सेफ्टी शूज़, फेस शील्ड, हेयरिंग प्रोटेक्शन, हेयर रेजिस्टेंस, हीट रेजिस्टेंस ग्लव्स क्योंकि स्टीम थी, एप्रन्स या कवरऑल यूज़ करेंगे, रेस्पिरेटर्स यूज़ करेंगे, डस्ट है। तो देखें पीपीज ऑलमोस्ट सेम है क्योंकि हर तरह की एक्टिविटी है, हर तरह का हैजर्ड है, तो आपने हर तरह से खुद को प्रोटेक्ट करना है। जूस क्लैरिफिकेशन, अब आपके पास जो रॉ जूस आ चुका है आपने उसे प्योरीफाई करना है। अब उसे हीट देते हैं। हीट क्यों देते हैं? कोगुलेट करने के लिए। एक ऐसा प्रोसेस है जितने सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज़ होते हैं वो एक आपस में मिल जाती हैं। फिर आप केमिकल्स यूज़ करते हैं, फ्लक्चुएशन यूज़ करते हैं जिसकी वजह से वो सारे केमिकल उनके सेडिमेंटेशन हो जाते हैं। फिर आप उनके लिए क्लैरिफायर्स यूज़ करते हैं, वो उनको नीचे सेपरेट कर देते हैं और अलहदा हो जाते हैं। अब इस जूस क्लैरिफिकेशन के डिफरेंट हैजर्ड्स हैं, हमने वो बताने हैं। देखें यहाँ स्टीम यूज़ हो रही है तो यहाँ एक नया हैजर्ड इंट्रोड्यूस हो गया जो कि है बर्न्स या स्कैल्ड्स। अब यहाँ केमिकल्स यूज़ हो रहे हैं तो यहाँ एक और आ गया कुरेसिव एक्सपायर। अगर बाहर वर्कर्स को लगता है तो वो उनके लिए कुरेसिव है, अगर मशीन्स में केमिकल यूज़ हो रहे हैं क्लैरिफायर में तो वो भी कुरेसिव है। फिर जो आप यहाँ केमिकल लाइम यूज़ कर रहे हैं, जो लाइम एक डस्ट की सूरत में होता है वो आप इनहेल कर सकते हैं। जब आप लाइम यूज़ कर रहे हैं तो वो उड़ता है, जो वर्कर्स हैं उनके सांसों में जार होता है। मशीन है तो इंटेंगलमेंट के तो इशू होंगे। लिक्विड है, केमिकल लिक्विड है, लीक हो सकता है तो स्लिपेज के इश्यूज हैं। क्लैरिफायर टैंक्स का तो वैसे हैजर्ड है वो। फिर मैनुअल हैंडलिंग हैजर्ड है, एफुलेंट के भी हैजर्ड है, मतलब जो वेस्ट है। अब फिर कंट्रोल मेजर्स देखते हैं। देखें सबसे पहले स्टीम बहुत हीटेड होती है, बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है। आपने इंडस्ट्री में सबसे पहला आपका काम ये होता है कि आपने स्टीम को इंसुलेट करना है। पाइप को अगर हाथ लग भी जाए, कोई बॉडी पार्ट लग जाए तो जले ना। अच्छा, सेकंड पॉइंट में ये है जो लाइम को अंदर डालते हुए डस्ट प्रोड्यूस हो रही है। जब डस्ट प्रोड्यूस को हम अपना डस्ट कंट्रोल सिस्टम यूज़ करेंगे। फिर हम जो एगिटेटर्स होते हैं, मैकेनिकल एगिटेटर्स जो मशीन में चल रहे थे, उनके लिए हम एक गार्डिंग सिस्टम यूज़ करेंगे ताकि वर्कर्स वगैरह उनकी सेफ्टी को प्रोटेक्ट किया जा सके। स्लिपेज हो रही है तो हम नॉन स्लिप फ्लोरिंग यूज़ करेंगे और हम प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम यूज़ करेंगे ताकि ड्रेन हो जाए, वहाँ ना पानी ठहरे, स्लिप के चांसेस ना हो। और अगर ओवरफ्लो हो रहा है तो हम उसके लिए एक सेकेंडरी बाउंड्री कर सकते हैं, स्पिल कंटेनमेंट कर सकते हैं। और उसके अलावा सेंसर्स होते हैं जो फ्लो लेवल को बताते हैं। जब एक सर्टेन लेवल से ज़्यादा फ्लो बढ़ जाता है तो इंडिकेटर होते हैं। बाज़ जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो इसलिए भी एक्सप्लोजन का शिकार हुई। वहाँ का जो क्रूड ऑयल था वो ओवरफ्लो हो गया, वो ओवरफिल हुआ, बाहर आया, फील्ड में फैल गया और उसके बाद आग लगी, सारा फील्ड ख़त्म। एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल, जैसा कि मैंने आपको बताया था, SOPs हो, JSA हो, परमिट टू वर्क हो, ट्रेनिंग दी जाए। यहाँ स्पिल हो रही है तो स्पिल पे ट्रेनिंग दे दें, PP इस पे यूज़ दें। और यहाँ जितनी भी पाइपिंग है, स्टीम पाइपिंग है या वाल्व्स हैं या गेजेस हैं, टैंक लेवल्स हैं, सब पर तवज्जो देनी चाहिए। इंजीनियरिंग कंट्रोल्स में क्या, एमरजेंसी कंट्रोल में क्या है? डस्ट है,
लाइम डस्ट है, आपकी आंखों में जा सकते हैं, तो आई वॉश स्टेशन होने चाहिए, स्पिल किट्स होने चाहिए, क्लियरली मार्क शटडाउन स्विचेस और हीटर्स होने चाहिए, मतलब इमरजेंसी में इमरजेंसी शटडाउन बटन का पता होना चाहिए या कौन सा। पीपीईज पे वही है, रेस्पिरेटर हो, ग्लव्स हो, सेफ्टी बूट्स हो, एप्रन्स हो। अब नेक्स्ट स्टेप है फिल्ट्रेशन, मड रिमूवल। अब केमिकल्स यूज़ किए हमने, फ्लक्चुएशन की, कोगुलेशन की, वो चीज़ें जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स थे, बगास थे, वो तो क्या। अब प्रॉब्लम ये है कि मड इंट्रोड्यूस हो चुकी है, केमिकल इंट्रोड्यूस हो चुका है, उसको हम सेपरेट करेंगे फिल्ट्रेशन या मड रिमूवल से। इसके लिए हम रोटेटरी वैक्यूम फिल्टर्स RVF भी यूज़ कर सकते हैं या बेल्ट प्रेस फिल्टर्स भी यूज़ कर सकते हैं। चीज़ें तो बहुत कर सकते हैं, मैं बेसिकली आपको ये समझा रहा हूँ। हैज़र्ड क्या, इंटेंगलमेंट है, बायो एरोसोल्स यहाँ प्रोड्यूस हो सकते हैं, आर्डर्स हैं, स्किन कॉन्टैक्ट है, या रेजिडुअल लाइम है, फ्लोकुलेंस है, मैंने बताया था प्रीवियस स्टेप में यूज़ किए थे। मैनुअल हैंडलिंग है, फिल्टर जो आप केक बनेगा वो आपने पहुंचाना है। वेटर मडी सरफेस है, डस्ट है, नॉइस है, वो तमाम हैज़र्ड्स जो आ रहे हैं। अब कंट्रोल मेजर्स क्या हैं, गार्ड्स रोटेटिंग, आप जो रोटेटिंग मशीन हैं वहाँ आपने गार्ड लगाना है, ड्रेनेज सिस्टम देना है, जो स्पिल है उसे कंटेन करना है, ट्रेस यूज़ करनी है, इक्विपमेंट को आइसोलेट करना है, सलाइंसर यूज़ करना है, या वो नाइस एक्वेस्टिक इंसुलेशन यूज़ करना है, मतलब सेम चीज़ें हैं। इन सब का काम नॉइस को रिड्यूस करना है। और जो केक बनेगा इस स्टेप के बाद, इस फिल्ट्रेशन के बाद, उसे खुद एक जगह से अगले स्टेप में ले जाने की बजाय, क्रिस्टलाइजेशन पैन की तरफ ले जाने के बजाय, मैकेनिकल एड के ज़रिए, मैकेनिकल कन्वेयर बेल्ट के ज़रिए या फोकलिफ्ट के ज़रिए, किसी भी तरीके आप मैकेनिकली सामान लेकर जाएँ। अगर मैकेनिकल लेके जाएंगे, मैनुअल हैंडलिंग कम से कम होंगे, जो हैज़र्ड से नुकसान है कम से कम होगा। SOPs वही, कोई भी काम अगर ये जो काम करना है, इसके लिए SOPs, GSA, रिस्क असेसमेंट, इंस्पेक्शन, ट्रेनिंग्स, वो सारी चीज़ें जो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में होते हैं करेंगे। फिर है फिल्ट्रेशन, तो हम देख रहे हैं फिल्ट्रेशन, आई वॉश, केमिकल हैंडलिंग, इमरजेंसी स्टॉप बटन, स्पिलेज कंट्रोल और PPEs, वही सारी चीज़ें जो हम अभी तक कर रहे हैं। जो नेक्स्ट स्टेप है वो है एवेपोरेटर, या यह मल्टी इफेक्ट एवेपोरेटर, ये मोर देन वन एवेपोरेटर है। हम एक साइड हम फीड डाल देते हैं, उसके साथ हम स्टीम डाल देते हैं। स्टीम दो तरह से होते हैं, यहाँ भी स्टीम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं और एक बैक साइड पे ऑप्शन होता है, वहाँ से भी स्टीम यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ये असल में मैं प्रोसेस इंजीनियर हूँ, तो मेरा दिल करता है कि आपको ना प्रोसेस भी समझाऊँ, लेकिन फिर मुझे याद आ जाता है कि मैं तो यहाँ हेल्थ एंड सेफ्टी, एज ए हेल्थ एंड सेफ्टी रिप्रेजेंटेटिव बता रहा हूँ, और ज़्यादा डिटेल में भी मत जाऊँ क्योंकि बहुत सारे नए स्टूडेंट्स हैं जो इनको बिल्कुल पता ही नहीं होगा, तो मैं थोड़ा कंट्रोल करता हूँ। लेकिन अगर आप जानना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। अब हैज़र्ड्स क्या हैं एवेपोरेटर के, स्टीम यूज़ कर रहे हैं तो बर्न है, अवर प्रेशर हो, स्टीम है, अवर प्रेशर है, स्टीम बहुत ज़्यादा प्रेशराइज होती है, एक्सप्लोड हो सकता है, रोटेटिंग इक्विपमेंट्स हैं। अब देखिए होता यूँ है, जब आप केमिकल्स यूज़ कर रहे होते हैं तो, या स्टीम भी यूज़ कर रहे होते हैं, तो उसमें स्केलिंग आ जाती है। जब आपने डिस्केल करना है तो वहाँ आप क्लीनिंग एजेंट्स यूज़ करेंगे। कंडेंसेट, मतलब यहाँ मेंटेनेंस की बात हो रही, कंडेंसेट लीक भी हो जाती है, स्टीम लीक भी हो जाती है, एवेपोरेशन के अंदर क्लीन करना था तो क्लीन करना होता है, कन्फाइंड स्पेस बन जाती है। नॉइस का इश्यूज़ है, मैनुअल हैंडलिंग है, मोटर्स हैं, पंप हैं, स्टीम ब्लोज, लीक्स, ये सारी चीज़ें एवेपोरेटर से एसोसिएटेड हैं। अब कंट्रोल मेजर्स देखते हैं। देखें, स्टीम है तो थर्मल आइसोलेशन करनी है। अब ये जितने भी प्रेशर यूनिट्स होते हैं, इनमें स्टीम बिल्ड होते हैं, ये डिज़ास्टर काज कर सकते हैं अगर फट जाए। तो हम प्रेशर बिल्ड होने से बचाने के लिए हम PRVs यूज़ करते हैं, और ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में आता है। कोई भी इक्विपमेंट हो तो आपने PRV चेक करना है। लीक है, कंडेंसेट निकल सकता है, तो उसके लिए आपने स्टीम ट्रैप्स यूज़ करने हैं। फिर आपने ऑटो शट वाल्व्स, असल में सिस्टम बहुत एडवांस होता है। जब कोई मैकेनिकल फेलियर होता है टेम्परेचर, प्रेशर या कंपोजिशन का, तो ऑटो शट डाउन वाल्व्स होते हैं, तो स्टीम को यहाँ कंट्रोल कर लेंगे। ये देखें, स्टीम से रिलेटेड सारे गार्ड्स थे, तो मतलब अब जो रोटेटिंग पंप्स हैं, वाल्व्स हैं, उनको भी गार्ड देने चाहिए, उनसे भी मैकेनिकल मतलब मैनुअल इन्वॉल्वमेंट ना हो जाए। तो नाइस टेम्पर्स या एक्वेस्टिक क्लियर, वो एक ही जैसा, सबका एक ही नाम है, तो इन्हें कंट्रोल करना है। फिर जो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल हैं, यू नो वेरी वेल, SOP हो, परमिटिव वर्क हो, ट्रेनिंग हो, लोटो हो, GSA हो, ये सारी चीज़ें आप देखते हैं। फिर जो एमरजेंसी कंट्रोल में आप क्या करेंगे,
एमरजेंसी कंट्रोल में याद रखिएगा, एक तो एमरजेंसी शट ऑफ बटन होना चाहिए, आई वॉश होने चाहिए, फर्स्ट एड किट होनी चाहिए, रिक्वायर्ड फायर एक्सटिंग्विशर होने चाहिए। जब आप कन्फाइंड स्पेस पे जाते हैं तो आप ऐसे लैडर्स लगा के अंदर नहीं चले जाते, आप ट्राइपोड्स यूज़ करते हैं, आप रिट्रीवल विंचेस यूज़ करते हैं। अब ये क्या है? ये इस तरह के इक्विपमेंट हैं, इनके थ्रू सस्पेंडेड वे में जो वर्कर है जिसने कन्फाइंड स्पेस पे काम करना वो नीचे जाते हैं। ये भी आप देख लीजिएगा ज़रा, मतलब गूगल पे या यूट्यूब पे ट्राइपॉड्स और रिट्रीवल विंचेस का, वो आप फिजिकल देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। ये मतलब हर कन्फाइंड स्पेस के साथ ये दो चीज़ें अटैच, और हर इंडस्ट्री में कन्फाइंड स्पेस है, तो ये मतलब बहुत अहम टॉपिक है, पॉइंट है। अलार्म और इंटरकॉम सिस्टम होने चाहिए कम्युनिकेशन के लिए। जब भी कोई कन्फाइंड स्पेस में जाता है तो एक कम्युनिकेशन के लिए एक स्टैंड पे पर्सन उसके साथ होता है। वैसे भी कोई भी काम हो, सुपरवाइजर होना चाहिए, इंटरकॉम कम्युनिकेशन होने चाहिए, अलार्म्स होने चाहिए। जो भी कोई अगर कोई इस तरह का इशू हो तो फ़ौरन अपडेट करना चाहिए। एमरजेंसी कंट्रोल में वो शट ऑफ बटन हो, आई वॉशर हो या एक्सटिंग्विशर हो, फायर एड हो, वो अच्छा। पीपी सारी वही चीज़ें हैं। पीपी अगर स्लिप हो रहे हैं तो यहाँ आपने एंटी स्लिप ग्लव्स यूज़ कर लेने हैं। फिर नेक्स्ट है क्रिस्टलाइजेशन। आप जिस चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे वो अब आपको मिलने वाली है शुगर फॉर्म में। अभी तक जो है वो सिरप है, वो शुगर नहीं है। यहाँ फर्स्ट पास में शुगर आएगी, लेकिन वो भी मसलों की भरी हुई। किस तरह शुगर होगी लेकिन साथ मोलाइसिस के साथ मिक्स होगी। अब ये जो क्रिस्टलाइजेशन है या वैक्यूम, इसे वैक्यूम पैन कहते हैं। अब यहाँ हैजर्ड क्या है? इंटेंगलमेंट है, साइंटिफिक पंप है, स्ट्रक्चरल इंटेग्रिटी है। स्ट्रक्चरल इंटेग्रिटी कहते हैं, ये प्रोसेस सेफ्टी मैनेजमेंट में आ जाता है कि वो इक्विपमेंट सेफ रहे, वो फटे ना। मोलाइसिस स्पिल है, हीटेड मोलाइस है तो थर्मल बर्न्स है। अच्छा, यहाँ से देखते हैं। मैकेनिकल हैजर्ड है, इंटेंगलमेंट हो सकते हैं, नॉइस है, मशीन चल रही है, वाइब्रेशन है, स्ट्रक्चरल इंटेग्रिटी को इश्यू है, स्पिल्स एंड फॉल्स हैं, क्योंकि मोलाइसिस क्रिस्टल साथ बनेगी वो लीक हो सकते हैं। कन्फाइंड स्पेस इश्यू है, इलेक्ट्रिकल क्योंकि इक्विपमेंट्स हैं तो करंट लग सकता है, एक्सप्लोजिव हो सकती है, डस्ट है, और मैनुअल हैंडलिंग भी तो करनी है। ये सारे हैजर्ड्स हैं। फिर आप कंट्रोल में, ये इंजीनियरिंग कंट्रोल में अब यहाँ जो सर्टिफिकेशन है वो अपने इंटरलॉकिंग के साथ यूज़ करनी है। हमने वाइब्रेशन का इशू पढ़ा है तो वाइब्रेशन सेंसर्स होने चाहिए जो उसके वाइब्रेशंस को एक बताएंगे। जब वाइब्रेशन एक हद से ज़्यादा बढ़ रहे हमें पता चले, हम उन ऑपरेशंस को कंट्रोल करें या शट डाउन करें। नॉन स्लिप फ्लोरिंग हो, ड्रेनेज हो, नो स्टैम्पिंग हो, थर्मल इंसुलेशन हो, आईपी रेटेड इलेक्ट्रिकल एक्सप्लेयर। अब आईपी रेटेड इलेक्ट्रिकल एक्सप्लेयर्स क्या हैं? बेसिकली ये जब भी कोई मखसूस एक्टिविटी है, पानी के साथ काम करना है, गैस के साथ काम करना है, जिस चीज़ के साथ काम करना है, उस तरह का अगर आपको इक्विपमेंट चाहिए तो उसके लिए जो एक टर्म है वो है आईपी रेटेड। उस रेट का आपको एक इलेक्ट्रिकल इंक्लोजर चाहिए जिससे आग वगैरह ना लगे। फिर है एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल। वो तो मेरे ख्याल में आपको पता चल ही गया। SOPs हो, परमिट टू वर्क हो, लॉकआउट टैग आउट हो, स्पिल कंट्रोल हो, कंटेन हो, मतलब हर उस इक्विपमेंट से रिलेटेड जिस पे आप कर रहे हैं SOPs देखने। एमरजेंसी कंट्रोल में स्टॉप बटन हो, फायर एक्सटिंग्विशर हो, आईवार स्टेशन हो, रेस्क्यू इक्विपमेंट हो। किसके लिए? कन्फाइंड स्पेस, किसी टैंक में आप गए हुए हैं। इवैक्यूएशन प्रोसीजर हो, एमरजेंसी में आपने करना क्या है, पीपीस क्या है, वही वो सारी चीज़ें ना, इन्हें कुछ नहीं है। फिर है सर्टिफिकेशन सिस्टम। बेसिकली यहाँ क्रिस्टल, जो शुगर क्रिस्टल हैं और जो मोलाइसिस हैं वो सेपरेट होंगे। ये आप देख रहे हैं, ये मोटर है, इलेक्ट्रिकली मोटर है, और साथ ये ड्रम है, सेंट्रीफ्यूगेशन ड्रम है। ये मोटर इस ड्रम को रोटेट करते हैं अपनी डेंसिटी डिफरेंस की वजह से। मोलाइसिस और जो शुगर क्रिस्टल है वो सेपरेट होते हैं। अब यहाँ हैजर्ड्स क्या हैं? देखिए, मैकेनिकल हैजर्ड है क्योंकि मशीन है, नॉइस तो होना ही है, वाइब्रेशन भी होनी है क्योंकि रोटेट कर रही है। मोलाइसिस स्पिल्स हो सकते हैं क्योंकि ड्रम तेज़ी से रोटेट कर रहा है, मोलाइसिस लीक हो सकता है। कन्फाइंड स्पेस है, बाद में उसे मेंटेन करना है, जैसे आप बैच रिमूव कर लेंगे। और इलेक्ट्रिकल हैजर्ड भी हैं, करंट लग सकता है। एग्रोनॉमिक हैजर्ड हैं क्योंकि मैनुअल हैंडलिंग है, एक्सप्लोजिव तो है क्योंकि जो शुगर डस्ट है वो एयर में है। अब इंजीनियरिंग कंट्रोल्स क्या हैं इसके? इंटरलॉक्स लगाने हैं, ऑटोमेटेड डिस्चार्ज सिस्टम, और जैसे ही मोलाइसिस और शुगर सेपरेट हो जाएं, खुद ब खुद नाइफ फीड उसमें इंटर हो और वो फिर आपस में नेक रोटेट होकर सेपरेट हो जाएं। ये मैनुअल हैंडलिंग से बार बार ऐसा नहीं करना कि उस रोटेटेड ड्रम को खाली करना है जब आपका एक बैच तैयार हो जाए। नॉन स्लिप फ्लोरिंग होनी चाहिए, वाइब्रेशन मॉनिटरिंग होनी चाहिए क्योंकि ड्रम ने बहुत तेज़ी से अपने एक्सिस के रेटेड घूम करना है। नॉइस डैम्पिंग होनी चाहिए और IP रेटेड
पैनल्स होने चाहिए। फिर एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में क्या है, एसओपीज हो, परमिट वर्क हो, लोटो हो, ट्रेनिंग हो और इंस्पेक्शन हो, वो सारी चीज़ें। एमरजेंसी कंट्रोल में भी वो सारी चीज़ें जो पढ़ चुके हैं, पीपीईस में भी वही सारी चीज़ें। फिर है ड्राइंग एंड कूलिंग ऑफ शुगर। ड्राइंग एंड कूलिंग ऑफ शुगर, देखें अब सेंट्रीफ्यूगेशन के बाद शुगर अगर आपके घर भिजवा दी जाए तो आप खाएंगे? बिल्कुल नहीं खाएंगे। खाना चाहें तो खा भी सकते हैं। वैसे अगर इस सिचुएशन पे आपके घर अगर शुगर भेजें, पता है किस तरह की होगी? बिल्कुल आटे फ्लोर की सूरत में होगी, ना कोई शक्ल होगी ना पिसी होगी। हम उसके ना प्रॉपर कोई शेप और क्रिस्टल बनाना चाहते हैं। हम अब करेंगे ड्राइंग। जो मोलाइसिस से शुगर निकली अब हम पहले उसे ड्राई करेंगे। ड्रायर फ्लूइडाइज बाय ड्रायर से ड्राई करेंगे। फिर उसके बाद जो आप ये शक्ल देख रहे हैं ये ड्रम ड्रायर है। हम इसमें भी ड्राई करेंगे। अब जब ये ड्राई हो चुका होगा, क्रिस्टल तो बन चुके हैं लेकिन उनकी हीट बहुत ज़्यादा होगी। हीट ज़्यादा होगी तो फिर ख़राब होने के उसके चांसेस हैं। तो फिर हम उसे थोड़ा सा कूल करते हैं कि उसकी एक प्रॉपर शेप बन जाती है। जो अब घर में जो अच्छी कीमती शुगर होती है ना, उसकी अच्छी शेप होती है। याद रखें कि इंडस्ट्री में जो शुगर बनती है जिसकी बहुत अच्छी शेप बनती है ना, उसे बाहर एक्सपोर्ट कर देते हैं। जिनकी शक्ल थोड़ी सी इधर उधर होती है तो वो पाकिस्तान में आ जाती है। ज़्यादातर अच्छी क्वालिटी की जो चीज़ होती है वो बाहर ज़्यादातर एक्सपोर्ट हो जाती है। अब ये मशीन है, अब याद रखिएगा क्योंकि यहाँ डस्ट आ चुकी है, शुगर डस्ट। पहले बकास डस्ट थी, अब शुगर डस्ट है। टैक्स एक्सफ्लूएंट है, स्टीम है तो बर्न हीट है, डस्ट है तो एरेशन, रेस्पिरेटरी एरेशन का मसला है। मैकेनिकल हैजर्ड्स हैं क्योंकि रोटेटिंग ड्रम्स हैं। नॉइस है, स्पिल्स हो रही हैं, फायर हो सकती है और मैनुअल हैंडलिंग है तो एर्गोनॉमिक इश्यूज़ हैं। कंट्रोल मेजर्स क्या हैं? डस्ट एक्सट्रैक्शन सिस्टम हो, 8x रेटेड इक्विपमेंट होने चाहिए, थर्मल इंसुलेशन होनी चाहिए, गार्डिंग होनी चाहिए, वेंटिलेशन सिस्टम होना चाहिए। एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में एसओपीज हो, P2W हो, ट्रेनिंग हो, हाउस कीपिंग हो। मतलब ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल होते हैं ना, ऑलमोस्ट ये सेम होते हैं। जब आप प्रोसेस समझ लेते हैं हो ये रहा है तो आप एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल को अकॉर्डिंगली एग्जीक्यूट करते हैं। एमरजेंसी कंट्रोल में वही फायर डिटेक्शन सिस्टम हो, अलार्म्स हो, सप्रेशन सिस्टम हो, एमरजेंसी स्टॉप बटन हो, आईवा स्टेशन हो और एवैक्यूएशन ड्रिल प्रैक्टिस करानी चाहिए। पीपीईस वही हैं। अब जो लास्ट स्टेप है वो है शुगर पैकिंग में, वो है स्टोरेज एंड डिस्चार्ज। देखें अब आपने सिर्फ उसे पैकिंग करनी है। शुगर आपके बिल्कुल रेडी है। जो सैक्स पड़ी हैं 5 किलो वाली, 10 किलो वाली, 2 किलो वाली या 20 ग्राम वाली, जो भी पैकिंग, जैसे ब्राउन शुगर है वो 10-10, 20-20 ग्राम से आपको मिलती हैं। तो उस तरह के आपने पैकिंग मशीन लगानी है और पैकिंग करनी है। पैक क्या इश्यूज़ हैं? यहाँ जो ये स्टेप है ना, ये सारी शुगर सैक्स पड़ी होती हैं और शुगर सैक्स ऊपर मतलब शुगर्स पड़ी होती हैं या शुगर सैक्स होते हैं वो इसके अंदर से आती हैं और ये सारे पूरे एरिया में ना जो हवा में डस्ट की सूरत में शुगर पार्टिकल होते हैं बहुत फाइन फॉर्म में, और यहाँ एक्सप्लोजिव का ख़तरा सबसे ज़्यादा होता है शुगर के केस में। तो आपने क्या करना है? डस्ट एक्सट्रैक्शन करना है, एलईवीज यूज़ करनी है, डस्ट डिप्रेशन सिस्टम करना है। आप मशीन के साथ जो पैकिंग मशीन है उसकी गार्डिंग करनी है, इंटरलॉकिंग करनी है, एंटी स्लिप फ्लोरिंग लगानी है। मैनुअल हैंडलिंग को कम करें, मशीन्स का ज़्यादा यूज़ करें ट्रांसपोर्टेशन के लिए। और फायर डिटेक्शन सिस्टम, सप्रेशन, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में एसओपीज, ट्रेनिंग, पीडब्ल्यूडी, मेंटेनेंस डिटेल वगैरह, रिस्क असेसमेंट, वो सारी चीज़ें। एमरजेंसी में एमरजेंसी स्टॉप बटन, इवैक्यूएशन मैप, मतलब एमरजेंसी में जाना क्या है, फायर एक्सटिंग्विशर क्या है, स्पिल रिस्पॉन्स किट्स क्या हैं, रेस्क्यू प्लान क्या है, फर्स्ट एड अवेलेबिलिटी है कि नहीं है, वो सारी चीज़ें रिपीट हो रही हैं। पीपीईस में भी वो सारी चीज़ें हैं। अब लास्ट पार्ट है पार्ट 3, शुगर इंडस्ट्री पे इंटरव्यू क्वेश्चन आंसर्स। हमने प्रोसेस कवर किया है लेकिन प्रोसेस में काफ़ी एस्पेक्ट्स होते हैं, किसी जगह से भी पूछ सकते हैं। उस चीज़ को कवर करने के लिए मैं आपके साथ लाया हूँ ये क्वेश्चन आंसर सेशन। ये स्पेशली आपके लिए डिज़ाइंड है। अगर आपके मेरे पास क्वेश्चन है, वो आपसे क्वेश्चन पूछ लें। अब क्वेश्चन काफ़ी जगहों से पूछ लेते हैं। वो कंट्रोल हायरार्की से पूछ सकता है, वो हीरा से पूछ सकता है, हैजर्ड आइडेंटिफिकेशन, रिस्क असेसमेंट, वो इमरजेंसी कंट्रोल से पूछ सकता है, वो इन्वायरमेंट से पूछ सकता है, वो सस्टेनेबिलिटी से पूछ सकता है। तो मैं क्या करूँगा, आगे जो इंटरव्यू क्वेश्चन आंसर सेशन आ रहा है, मैं हर टॉपिक में से जितने पॉसिबल क्वेश्चंस वो पूछ सकता है आपके साथ मैं शेयर करूँगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप शुगर इंडस्ट्री में ऑलरेडी काम कर चुके हैं
तो आपको ज़रूरत नहीं है, तो आपके लिए कुछ क्वेश्चंस लाए हूँ, आप उन्हें देखें, पढ़ें। अगर आपको ये आते हैं तो मेरे ख्याल में आपकी ट्रेनिंग इनफ है, सफिशिएंट है, आपको आगे पढ़ने की करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको ये इनके आंसर्स नहीं आते तो आपको जो क्वेश्चन आंसर का सेशन है वो रिकमेंडेड है। अब मेरे लेक्चर के एंड में आपसे कुछ क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट ये, क्या आज का लेक्चर, आज की ट्रेनिंग आपके लिए हेल्पफुल थी? सेकंड, क्या आपके जहन में कोई सवाल हो जो आप पूछना चाहते हो? थर्ड, क्या आप खुद कामयाब होना चाहते हैं और जो दोस्त हैं आपके उन्हें कामयाब नहीं करना चाहते, तो उनके साथ ये वीडियो शेयर कर सकते हैं, लाइक और कमेंट्स कर सकते हैं। अब अगर आपको लग रहा है कि आपको क्वेश्चन आंसर्स भी कवर करने हैं तो आपको मेरे साथ कनेक्ट रहना पड़ेगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ शुगर इंडस्ट्री के जो इंटरव्यूज़ क्वेश्चंस हैं, हर प्रोसेस, हर स्टेप पे लेके आऊँगा। प्लीज़ रिमेंबर मी इन योर प्रेयर्स, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।